दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सबसे प्यारे चैप्टर को लेकर हाजिर हूं, वो चैप्टर जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी विषय में YouTube पे ऐसी आज तक क्लास कोई नहीं आई, पहली क्लास है YouTube की, ठीक है, जो इस टॉपिक पर दी जा रही है। मैं आपसे अगर जनरल पूछूं या आप तैयारी कर रहे हो नहीं तैयारी कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं आपसे जनरल पूछूं, बताइए किराया भाड़ा में क्या अंतर है। बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि किराया और भाड़ा में क्या अंतर है, या चिंता और चिंतन में क्या अंतर है, या धन्यवाद और बधाई में क्या अंतर है, या अनभिज्ञ और अज्ञ में क्या अंतर है, अभिमान और अहंकार में क्या अंतर है, अनुपम और अद्वितीय में क्या अंतर है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, और आज के टॉपिक पर स्पेशली हम लोग इसी तरह की चीजों पर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और फटाफट शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ जाएं और हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजा आएगा दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ करके, ठीक है। वेलकम माही यदुवंशी जी, वेलकम वेलकम बाल गोविंद जी, आजिए फटाफट सब लोग आजिए और सवाल जवाब की श्रृंखला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल का बैच स्टार्ट हो चुका है और हमारी ये अपनी हिंदी की किताब भी आ चुकी है। भाई अगर ये किताब आपके पास नहीं है ना तो आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ोगे तो प्रैक्टिस कहां कर पाओगे। प्रैक्टिस करने के लिए किताब सर क्यों जरूरी है? क्योंकि इस किताब में दिए गए 5000 सवाल। जी हां दोस्तों, 5000 सवाल अगर हिंदी में कर लिया जाए और ऊपर से डिटेल में भी दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरे 500 पेज की किताब है। घर बैठे ऑर्डर करना है भाई, अब आपको चाहिए क्या, ऑर्डर कर लो, सीधे किताब आपके घर तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक सवालों को। पहला चीज, किराया किसे कहते हैं और भाड़ा किसे कहते हैं? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। किसी को भी पता है तो इसका जवाब दे, नहीं पता है तो नितिन सर तो हैं जवाब देने के लिए। आइए बताते हैं दोस्तों, किराया और भाड़ा में छोटा सा अंतर है। किराया क्या होता है दोस्तों? किसी स्थान के बदले में दिया जाता है, जबकि भाड़ा परिवहन के लिए दिया जाता है। स्थान यानी क्या हो गया दोस्तों? सपोज करिए किसी मकान की बात की जाए, किसी दुकान की बात की जाए, या फिर क्या किया जाए दोस्तों, या स्थान की बात की जाए, ठीक है। स्थान के उपयोग के बदले में दी गई राशि, ठीक है, ठीक है, के उपयोग के बदले में दी गई, इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, दी गई राशि क्या कहलाती दोस्तों? दी गई राशि को ही क्या कहते हैं? किराया कहते हैं। याद रखेगा, किसी स्थान को आप यूज कर रहे हैं, किसी दुकान को यूज कर रहे हैं, किसी मकान को यूज कर रहे हैं, उसके बदले में जो कुछ आप पेमेंट कर रहे हैं, जो राशि का भुगतान कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? किराया कहलाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? किराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाड़ा किसे कहते हैं? तो याद रखेगा परिवहन के बदले में, ठीक है। भाड़ा किसे कहते हैं? तो याद रखेगा परिवहन के बदले में दी गई राशि, ठीक है। परिवहन के बदले में दी गई जो राशि होती दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है भाड़ा। आप किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए परिवहन की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको भाड़ा देना पड़ेगा। चाहे वो सामान हो, चाहे वो आप खुद ही क्यों ना हो, आपको भी भाड़ा ही देना पड़ेगा, ठीक है। भाड़ा किराया, जैसे रेल मकान का भाड़ा नहीं, मैंने समझा, भाड़ा किराया जैसे रेल और मकान का भाड़ा नहीं, मकान का भाड़ा नहीं लगता, याद रखिएगा, मकान का किराया लगता है। भाड़े शब्द का इस्तेमाल हमेशा परिवहन के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है, इसको आप याद रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। सर मार्केट में बुक मिल जाएगी क्या? जी हां दोस्तों, मार्केट में हर जगह बुक अवेलेबल है। अगर आपको मार्केट में बुक नहीं मिल रही है तो आप दुकानदार से कहें कि भाई स्टडी 91 की किताब मंगा कर दें, अपनी हिंदी, वो मंगाकर आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मत आप ऑनलाइन परचेज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो क्या लिखा। अगला लिखा दोस्तों कर्मठ, निपुण और दक्ष, ठीक है। आपको इसमें अंतर बताना है, क्या अंतर है इन तीनों में। वैसे ज्यादातर बच्चे नहीं जानते कि कर्मठ किसे कहते हैं। कर्मठ शब्द कर्म से बना हुआ है। जो व्यक्ति अपना कर्म भली भांति करता है उसे क्या कहते हैं? कर्मठ। यानी किसी कार्य में या किसी कर्म में लगे रहना क्या कहलाता है दोस्तों? कर्मठ कहलाता है, ठीक है। किसी कार्य में और याद रखिएगा एक शब्द यहां पर है पूर्ण रूप से, क्या? पूर्ण रूप से लगे रहना। किसी कार्य में पूर्ण रूप से लगे रहना क्या कहलाता है दोस्तों? एक कर्मठ कहलाता है। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपका काम है अध्ययन करना, ठीक है। आप पठन पाठन का कार्य करते हैं, ये आपका क्या है? कर्म है। अगर आप उस कार्य में लगे हैं तो आप कर्मठ हैं, ठीक है। और आप उस कार्य के साथ साथ कुछ और भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप कर्मठ नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण रूप से एक तरफ नहीं लगे हुए। तो आप जरा अपने आप को आंकिए कि क्या सच में हम विद्यार्थी और विद्यार्थी होने के जो लक्षण है, क्या वो लक्षण हमारे
अंदर है, जो हमारा कर्म है, क्या हम अपने कर्मों को कर रहे हैं? अगर कर्म को कर रहे हैं तो याद रखेगा आप कर्मठ हुए, अन्यथा फिर आप अपना कर्म ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। किसी कार्य में पूर्ण रूप से लगे रहना क्या कहलाता है दोस्तों? कर्मठ कहलाता है। ठीक है, निपुण किसे कहा जाता है? कहा जाता है भैया फलाने इस विषय में बहुत निपुण है। नितिन सर तो हिंदी विषय में बहुत निपुण है, यानी उनको बड़ी जानकारी हिंदी विषय की, यही कहने का मतलब है ना। ऐसे आप भी किसी विषय में निपुण होंगे, कोई बच्चा मैथ अच्छा जानता होगा, कोई रीजनिंग अच्छा जानता होगा, कोई हिंदी अच्छा जानता होगा, या बहुत सारे लोग स्टैटिक भी अच्छा जानते होंगे। ठीक है, निपुण वह पुलिस निपटने में माहिर है। निपुण वह पुलिस निपटने में माहिर है। आलोक राय जी आपका गलत जवाब ये नहीं होगा। याद रखेगा किसी कार्य की किसी, और निपुण का संबंध देखिए अध्ययन अध्यापन से नहीं है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं इससे नहीं, मतलब पर्टिकुलर इससे नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कार्य में, ठीक है, किसी भी कार्य में नहीं, किसी भी कार्य की पूरी जानकारी, किसी भी कार्य की पूरी जानकारी। मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ता है, वो दौड़ने में निपुण हो सकता है, कोई खाना बनाने में निपुण हो सकता है, कोई पढ़ने में निपुण हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेगा किसी भी कार्य की पूरी जानकारी रखने वाला जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? निपुण होता है। ठीक है, आप निपुण हैं कि नहीं, आप विषय में निपुण हैं या किस चीज में निपुण है, ये आप खुद अपने आप को टेस्ट कर लीजिए, समझ जाए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाएं और देखें चीजों को। ठीक है, दक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, कहा जाता भैया कि फला टीचर फला विषय में बहुत दक्ष है, या वो डॉक्टर जो है, कोई किसी डॉक्टर का नाम लेकर के कि डॉक्टर विवेक सिंह जो है वो दांत में जो है बड़े स्पेशलिस्ट हैं, बड़े दक्ष हैं। दक्ष का तात्पर्य क्या दोस्तों? स्पेशलिस्ट से होता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। यहां पर जो दक्ष शब्द बना है, याद रखेगा ये स्पेशली बताता है हाथ से किए गए कार्यों को। याद रखेगा, लोग बोलने को बोल देते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दक्ष हैं, गलत हो जाएगा। डॉक्टर साहब दक्ष हैं कब? जब वो सर्जरी करेंगे तब दक्ष माने जाएंगे। अगर कोई डॉक्टर केवल मानसिक रूप से किसी को सलाह देता है, मशवरा देता है, तो उसे दक्ष नहीं कहा जाता। कोई वकील दक्ष नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हाथ से काम करने वाले दक्ष होते हैं। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है सर, किसी कार्य का दक्ष होना नहीं। रेखा जी बात को समझिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। हाथ से किए जाने वाले, बात को समझिए, हाथ से किए जाने वाले कार्य के लिए प्रयुक्त, पहले तो याद रखेगा इसी के लिए प्रयुक्त होता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए, नहीं समझेंगे तो आजीवन आपको कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कार्य हो जो हाथ से किया जाता है, एग्जांपल ले रहा हूं, एक मिस्त्री क्या करता है? आपको पता है इंजीनियर कभी दीवार नहीं जोड़ता। इंजीनियर को कभी आपने दीवार जोड़ते देखा? नहीं। इंजीनियर इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, वो हाथ से दीवारों को नहीं जोड़ता। हाथ से दीवारों को जोड़ने का काम मिस्त्री करता है। तो मिस्त्री जो होता है दोस्तों दक्ष होता है, इंजीनियर दक्ष नहीं है। इंजीनियर दक्ष नहीं, बात को समझिए मैं जो बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इसी तरह से जो व्यक्ति अपने हाथ से किसी कार्य को करता है, दक्षता उसी के पास होती है। जो मानसिक कार्य होते हैं उनके लिए दक्षता नहीं, दक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप अपने मन से समझ लीजिए, कोई बहुत अच्छा गाड़ी बनाना जानता है वो दक्ष हो गया, कोई बहुत अच्छा घर बनाना जानता है वो दक्ष हो गया, कोई बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना जानता है वो दक्ष हो गया, उसकी दक्षता लिखने में है। ठीक है, कोई डॉक्टर बहुत अच्छी सर्जरी करना जानता है अपने हाथों से, तो क्या हो गया? उसमें दक्ष हो गया। तो बात को समझिएगा, दक्ष का तात्पर्य किससे दोस्तों? याद, हस्तलिखित शब्द मत लीजिए। अरे भाई लिखना सबके लिए थोड़े होता, लिखने वाला भी दक्ष है और मिस्त्री भी दक्ष है, इस बात को समझिए। और एक शब्द और मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल बड़ा फेमस शब्द दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कुशल या कौशल का तात्पर्य क्या होता है? ठीक है, कुशल शब्द आ जाए या कौशल शब्द आ जाए, जिसे आप स्किल कहते हैं, तो दोस्तों इसका तात्पर्य क्या होता है? कुशल या कौशल का। तो याद रखें दोस्तों, ये स्पेशली इस कुशल कौशल में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की दक्षताएं शामिल हैं। शारीरिक या मानसिक, शारीरिक या मानसिक, इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों। जब आप किसी के कौशल की बात करते हैं, स्किल की बात करते हैं, तो स्किल में हाथ वाला व्यक्ति भी जो शारीरिक श्रम करके काम करता है, जो मानसिक श्रम करके काम करता है, दोनों लोग को कौशल या कुशल शब्दों से जोड़ के रखा जाता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चप्पल बनाने वाला भी दक्ष है, बिल्कुल, क्योंकि अपने हाथ से चप्पल बनाता है। मोची जो होता है उसको भी दक्षता मिली, दर्जी दक्ष हो सकता है। ठीक है, अब आपने चीजों को समझ लिया, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। ठीक है, देखिए आप विद्यार्थी हैं,
एक शिक्षक का कार्य होता है आपको रास्ता दिखाना, रटाना नहीं। मैंने आपको समझा दिया, अगर चीजों को आपने समझ लिया तो आजीवन मुक्त हो गए और आजीवन आप नई नई चीजें जान सकते हैं, समझ सकते हैं खुद अपने हाथ से, ठीक है, खुद अपने आप से भी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या लिखा है, लिख रहा है चिंता और चिंतन में क्या अंतर है, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, लोगों को जनरली नहीं पता होता है कि चिंता और चिंतन में क्या अंतर है, बताइए भाई। ठीक है, सॉरी सर वीडियो बाद में देख लेंगे, नेटवर्क नहीं, कोई बात नहीं जुली जी, जा सकती हैं आप। ठीक है, चलिए बाकी लोग देखते रहिए ध्यान से और बताइए एक एक जवाब। एक बार वीडियो को भी शेयर कर लीजिए। मैं आपसे पूछूं चिंता और चिंतन में क्या अंतर है तो क्या जवाब देंगे। याद रखेगा, चिंता कहा जाता है मन की उलझन को। किसे कहा जाता है? मन की उलझन को क्या कहते हैं दोस्तों? मन की उलझन को चिंता कहते हैं। आपका मन बहुत व्यथित है, आपका मन नहीं लग रहा है, मन किसी कार्य में लगा है, उलझन है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये चिंता है। क्यों? क्योंकि चिंता दोस्ती, चिंता का संबंध हमेशा मानसिक से है, ठीक है, मानसिक से, ठीक है, मानसिक स्थिति से, ठीक है, इसमें शारीरिक स्थिति का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, चिंता का संबंध किससे? मानसिक स्थिति से। और चिंतन का मतलब क्या होता है? याद रखिए, चिंतन का मतलब होता है बुद्धि की विचार प्रक्रिया, बुद्धि की विचार प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, इसे कहा जाता है चिंतन। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको अपने पढ़ाई को लेकर चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंता करने से काम नहीं चलेगा, आपको चिंतन करना है। जैसे वीडियो आपने देख लिया, फिर चिंतन करिए कि सर ने हमें क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, इसको नोट कर लिया जाए, इसको कल फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, सर की क्लास दोबारा आएगी उसके पहले एक बार पढ़ेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये होता है चिंतन करना। अगर आपने विषय के लिए चिंतन किया तो निश्चित रूप से वो विषय आपको याद आ जाएगा, याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो चिंता नहीं होता है दोस्तों, चिंतन होता है। ठीक है, चिंता हो गई तो फिर काम, चिंता चिता बन जाती। जिस व्यक्ति को चिंता हो गया ना तो चिंता चिता बन जाती, मतलब व्यक्ति अब अपने परम धाम को जाने वाला है, समझ जाइए ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्लानि, लज्जा और संकोच में क्या अंतर है? ध्यान से देखिए और तब बताइए। ग्लानि, लज्जा और संकोच, बड़ा आसान सा शब्द है, लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे इसका जवाब नहीं जानते। कंफ्यूजन है बस, खाली आपको आता, आपको सब कुछ है, बस आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। सर ग्लानि कब कहेंगे और कब लज्जा कहेंगे? और हाँ ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों की बात। ठीक है, किस वस्तु के बारे में चिंतन करना है? चिंतन तो अभी आपको अपने पढ़ाई के लिए करना है। जब तक आप ऑफिसर न बन जाए, जब तक आप अधिकारी न बन जाए, जब तक आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा न कर लें, तब तक आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। और चिंतन के साथ साथ चिंता करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना चिंता के चिंतन भी नहीं होगा। ठीक है, आपके मन उलझन होना चाहिए। कैसे आप खुश हो जाएंगे? बिना सिलेक्शन के आप खुश हो जाएं, सवाल ही नहीं बनता। तो सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसलिए खुशी को रखिए साइड में। ठीक है, और आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्लानि का तात्पर्य क्या है समझिएगा दोस्तों। ग्लानि कब होता है? अपने अंदर थोड़ा खेद, अपने अंदर थोड़ा खेद जो होता है दोस्तों। ठीक है, खेद का तात्पर्य यहां दुख भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बहुत दिनों तक YouTube पर क्लास नहीं लिया, मुझे ग्लानि है, ग्लानि है, अफसोस है, दुख है इस बात का कि मैंने क्लास लगातार नहीं लिया। मैंने बहुत सारे दिन जो है क्लास नहीं लिया। जब बच्चे पुकारते रहो मैं नहीं आया पढ़ाने, चाहे जो भी मजबूरियां रही हो, क्या फर्क पड़ता है मजबूरियां, किसकी जिंदगी में मजबूरियां नहीं है। ठीक है, मुझे ग्लानि है, मुझे ग्लानि है। तो याद रखिएगा, ग्लानि का तात्पर्य क्या है दोस्तों? ग्लानि यानी अपने अंदर जब आप प्रायश्चित करेंगे, अपने अंदर जब आपको थोड़ा सा खेद होगा, दुख होगा, तब उसे ग्लानि कहा जाता है। लज्जा किसे कहा जाता है दोस्तों? लज्जा कहा जाता है दूसरों के सामने शर्म आने को। ठीक है, दूसरों के सामने शर्म आना, दूसरों के सामने शर्म। आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि आप आंख से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, आप अपने माता पिता से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, अपने मित्र से आंख नहीं मिला पा रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसा कार्य हो गया गलती से, जानबूझकर, चाहे जैसे भी, तो याद रखेगा वहां आपको लज्जा होती है। ठीक है, आपको लज्जा, आपने पेपर दिया, बड़ी उम्मीद थी घर वालों की कि बाबू का इस बार सिलेक्शन हो जाएगा और बाबू का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक ट्विस्ट की बात बताऊं, आज मैंने फेसबुक पे कमेंट पढ़ा। ठीक है, किसी ने पोस्ट किया था ये कि मुझे समझ नहीं आता बाबू कहते किसे, लड़के को कि लड़की को। ठीक है, आपके संदर्भ में क्या इसका जवाब बताइए? बाबू किसे कहते हैं, लड़का को कहा जाता है कि लड़की को कहा जाता है? ठीक है, एक बार मैंने सोचा लाओ मैं कमेंट करता हूं कि बाबू का प्रभाव, ठीक है, लिंग पर नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदी के मास्टर ने थोड़ा हिंदी में जवाब देते हैं कि बाबू का प्रभाव लिंग पर नहीं पड़ता कि सामने वाला लड़का है कि लड़की है, बाबू का प्रभाव भाव पे पड़ता है, क्योंकि प्रेम से कहा जाता है बाबू। हाँ,
प्रेम से क्या कहा जाता है? बाबू कहा जाता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसका प्रभाव ना तो लिंग पे पड़ता है और ना ही किसी के उम्र पर पड़ता है, किसी की अवस्था पर पड़ता है। तो याद रखेगा ये भाव है, ठीक है, प्यार से कहा जाता है। सर एक कॉमन नाउन है बाबू, कॉमन नाउन। चलिए बहुत बढ़िया अर्जुन जी, तो इसको समझ गया आपने। तो याद रखेगा दूसरों के सामने शर्म आने को क्या कहा जाता है दोस्तों? लज्जा कहा जाता है, ठीक है। चलिए संकोच किसे कहते हैं? संकोच, इस शब्द का अंतर बताइए मुझे, आंसर बताइए। संकोच किसे कहते हैं? ठीक है, उलझन में पड़ा हुआ संकोच नहीं आलोक जी, ये तो आप टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, सही जवाब नहीं है, ठीक है। संकोच किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। किसी कार्य को आरंभ करने से पहले, ठीक है, हिचकिचाहट, ठीक है। तो याद रखेगा, मान लीजिए आप किसी को प्यार करते हैं, हालांकि घर से निकले हैं अधिकारी बनने, लेकिन फिर भी शहर में आने के बाद कभी कोई पसंद आ जाता है कि सर हम प्यार करते हैं और हम बोलना चाहते हैं। आपने सारी चीज को साइड में रख दिया कि चलो ऑफिसर थोड़े दिन बाद बन जाएंगे, कौन सी परीक्षा कल आने वाली है, ठीक है। और आपने कहा पहला काम करते किसी को प्रपोज करते हैं, लेकिन प्रपोज करने से पहले आपके मन में जो हिचकिचाहट है, बस यही संकोच है कि करूं तो करूं कैसे, ठीक है। घुटने के बल बैठ जाऊं, गुलाब दे दूं या क्या कर लूं? तो मेरे भाई कुछ मत करो, पहले सिलेक्शन ले लो, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के बाद सामने वाला खुद आ जाएगा आपके पास गुलाब लेकर के, आप चाहेंगे तो इससे अच्छा है कि हम किसी के पीछे ना भागे, कोई हमारे पीछे भागे। और ये दोनों पे लागू होता है, मैं स्पेशली किसी लड़के के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये दोनों के ऊपर लागू होता है, चाहे आप बॉय हो चाहे आप गर्ल हो, दोनों के ऊपर लागू होता है। आप अपने सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए, बाकी पीछे पीछे भागने वाला खुद भाग कर आएगा, और शायद जब आप सिलेक्शन पा जाएं तो शायद आपको उसकी जरूरत भी ना पड़े। ऐसा भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो किसी काम को करने से पहले सोचना या संकोच को क्या कहा जाता है दोस्तों, या उसके बारे में जो हिचकिचाहट होती है उसे क्या कहते हैं? उसके पहले की हिचकिचाहट को ही हम संकोच नाम देते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा नया लेकर आया हूं मैं। आगे देखिए क्या लिखा है, बताइए मुझे धन्यवाद और बधाई में क्या अंतर है। जल्दी क्या होता है, लोग किसी को धन्यवाद भी बोल देते हैं, किसी को बधाई भी बोल देते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि सर ये बोला कब जाता है, कब धन्यवाद कहते हैं, कब बधाई कहते हैं किसी को, ये इसके बारे में दोस्तों जानकारी नहीं होती, ठीक है। तो याद रखेगा धन्यवाद कब कहेंगे, तो याद रखेगा धन्यवाद कहा जाता है किसी की सहायता पाकर। मान लीजिए आपको किसी की हेल्प मिली, आपको किसी की सहायता मिली, तो किसी की सहायता पाकर कृतज्ञता का भाव, ठीक है, कैसा भाव? कृतज्ञता, कृतज्ञ होने का भाव, ठीक है। आपने उसके उपकारों को मान लिया। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? जो उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ, और जो उपकारों को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए किसी की सहायता पाकर कृतज्ञता, किसी की सहायता पाकर उसके प्रति, यहां सब लिखिए, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव क्या कहलाता दोस्तों? याद रखेगा उसी के एवज में धन्यवाद देते हैं। मान लीजिए सामने वाले ने आपको कोई मदद किया, ठीक है, और उसके बाद आप उसको कृतज्ञता के तहत दोस्तों उसको सामने वाले को धन्यवाद देते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेगा। धन्यवाद किसी की मदद के लिए आभार होता है। बिल्कुल सही अंकित जी, आपका कहना भी सही है, राइट आंसर है। किसी की मदद के एवज में जो हम आभार प्रस्तुत करते हैं, उसी आभार को हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद कर सकते हैं, सही है, ठीक है। आल उज्जैन को 91 का टी शर्ट मिलना चाहिए। बाउंसर विजय पांडे जी, ऐसा है क्या? किसी की शादी में पहन के जाएंगे तो चैनल भी शेयर हो जाएगा। क्या किया जाए? इस एक टी शर्ट ऐसा बना दें, आप लोग परचेज करना चाहें तो बताइए, नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोग कहेंगे सर देखिए आ गए यूट्यूब पर तो धंधा शुरू कर दिया। सुबह सुबह स्टडी 91 की कप में चाय भी पीना चाहिए, स्टडी 91 की कलम से लिखना भी चाहिए, स्टडी 91 की अपनी कॉपी भी होना चाहिए। अरे यार आप खुद भी स्टडी 91 के हो, क्या टेंशन है? लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कैसे? फिर कैसे सर? ऐसे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। यार मैं 1 लाख लोगों की भीड़ नहीं चाहता, मैं 10 अच्छे बच्चों की भीड़ चाहता जो अपने आप को साबित किए, ठीक है। मैं ऐसे लोगों की भीड़ चाहता हूं। तो आप यार वो काम करो, वो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो आ जाओ यहां समझो। बधाई दोस्तों किसे कहते हैं? धन्यवाद तो समझ लिया, बधाई किसे कहते हैं? तो याद रखें बधाई का संबंध किसी की उपलब्धि से होता है, ठीक है। किसी की उपलब्धि, मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि भाई आप सिलेक्ट हो जाओ, और आप सिलेक्ट हो गए तो आपने उपलब्धि हासिल कर लिया। तो याद रखेगा किसी की उपलब्धि से अपनी प्रसन्नता
अपनी प्रसन्नता। अब जाहिर सी बात है कि आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्रसन्न मैं होऊंगा, क्यों, मेरे बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो याद रखिएगा, किसी की उपलब्धि से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए शुभकामना देना, प्रकट करते हुए शुभ कामना देना क्या कहलाता है दोस्तों? शुभकामना देना ही बधाई कहलाता है। ठीक है, बधाई कहलाता है। सिंपल सा दे रहा हूं, ठीक है, आप याद रखो, कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होने पर क्या दिया जाता है? बधाई दिया जाता है। वही बात है, आपने कोई कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया, उसके एवज में जो हम शुभकामना देते हैं वही बधाई कहलाता है। ठीक है, चलिए, किसी की नौकरी पुलिस में लग गई तो उसको बधाई दी जाती है। नहीं, पुलिस में नहीं, कहीं भी नौकरी लग जाएगी बधाई देंगे भाई। ठीक है, गलती, भूल और अशुद्धि में क्या अंतर है ये आपको बताना है। गलती, भूल और अशुद्धि में क्या अंतर है? आपकी स्माइल, क्या बात, गजब की बात है। ठीक है, चलो आ जाओ। गलती मतलब क्या होता है दोस्तों? तो याद रखें, गलती का संबंध हमेशा अनजाने में या असावधानी के कारण जो भूल होती है उसे गलती कहते हैं। ठीक है, याद रखेगा, अनजाने में या असावधानी के कारण भूल। ठीक है, याद रखिए, आपसे कोई भूल हो गई, वो भी जाने अनजाने में हो गई, आपने जानबूझ के नहीं दिया, असावधानी के चलते दोस्तों भूल हो गई, तो याद रखिए उससे गलती कहते हैं। ठीक है, गलती। यहां पर देखिए, अनजानी इसलिए लिखा है क्योंकि आप कार्य को जानबूझ के नहीं करते। असावधानी इसलिए लिखा है, देखिए सावधानी रखना चाहिए था बट नहीं रख पाए, गलती हो गया। ठीक है, आप ट्रिपलिंग मार के जा रहे थे, गिर गए गाड़ी से, ठीक है, चोट लग गया, तो असावधानी तो हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा आप जानबूझ के नहीं करना चाह रहे थे, किसी कारणवश चले गए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भूल किसे कहते दोस्तों? तो अपने आप की गई भूल को, अपने आप की गई गलती। जो आप अपने आप गलती करते हैं, आप अपनी गलती को भूल कहते हैं, दूसरा कोई भूल नहीं करता है। भूल शब्द का इस्तेमाल हमेशा स्वयं के लिए किया जाता है। हाँ यार, ये हमसे भूल हो गया, ठीक है, उसने भूल कर दिया नहीं, उसने गलती किया, उसने भूल नहीं किया। भूल तो हम करते हैं, क्यों? क्योंकि भूल शब्द का प्रयोग हमेशा कब करते हैं? स्वयं के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। हमसे कोई छूट गया, कोई गलती हो गया, ठीक है, हम लिख कुछ रहे थे कुछ और, हम बोल कुछ और रहे थे, लिख कुछ और दिए, ये हमसे हुआ ना, ये हमारी भूल है। क्या है? ये हमारी भूल है। जब हम स्वयं कुछ गलत करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? भूल कहा जाता है। देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा रहा हूं यार, हिंदी में इस तरह के टॉपिक कोई पढ़ाता नहीं है। क्यों? रिसर्च ही करना कोई नहीं जानता। रिसर्च करेगा, मुद्दा लाएगा, तब तो बच्चों को बताएगा। ठीक है, अनजाने के कारण में भूल, ठीक है, मैं तो बता दिया, उसे गलती कहते हैं। अपने आप में की गई गलती को क्या कहते हैं दोस्तों? भूल कहते हैं। ठीक है, और अशुद्धि किसे कहते हैं? तो लाई गई भूल को अशुद्धि कहते हैं। लाई गई भूल। अब आप कहेंगे सर, लाई गई भूल माने क्या होता है? लाई गई भूल के तात्पर्य में होता है दोस्तों, सपोज करिए लिखना था 2 + 2 4 और हमने लिख दिया 5, ठीक है, तो ये अशुद्धि हो गया। क्या हो गया? अशुद्धि हो गया। क्यों? क्योंकि लाई गई भूल है। ठीक है, हम जानबूझ के नहीं, बस दिमाग कहीं और चला गया होगा और उत्तर कुछ और लिख दिया। अशुद्धि भी होती है, इसको अशुद्धि भी कहते हैं। और अशुद्धि अपने से भी हो सकता है, स्वयं से भी, और किसी और के कारण भी अशुद्धि हो सकता है, उसे भी आप याद रखेंगे। इसीलिए हम पढ़ते हैं हिंदी में वाक्य शुद्धि या शब्द शुद्धि या वर्तनीय शुद्धि नामक चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं और हमारी जॉब नहीं लगे तो अनजाने में नहीं रेखा जी, ये तो मान के नहीं चलना है कि हम पढ़ रहे हैं और हमारी जॉब नहीं लगेगी। क्यों यार? अगर हम सच में पढ़ रहे हैं तो जॉब क्यों नहीं लगेगी? अगर हम सच में पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, चिंतन मनन करके पढ़ रहे हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि जॉब नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी बताइए? लगेगी। मन में निगेटिविटी लेके हमें नहीं चलना है, जॉब तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हिंदी की किताब आ चुकी है, आपकी अपनी हिंदी। भाई रोज रोज कहता हूं अपनी हिंदी परचेज कर लो, परचेज कर लो, पता नहीं जो है बच्चों को क्यों नहीं पसंद आ रही। भाई ये वही किताब है जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, कई साल से इंतजार कर रहे थे, आज जो किताब आ गई है। ठीक है, वैल्यू समझिए, 500 पेज की किताब है, मजा आएगा पढ़ करके। आपकी मदद के लिए बोल रहा हूं, आपको ही आराम होगा। 5000 क्वेश्चन जो दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अनभिज्ञ और अज्ञ का क्या अंतर होता है? देखिए, अज्ञ और अनभिज्ञ, ठीक है, बहुत अच्छा शब्द दे दिया है। अनभिज्ञ, देखिए सब उसी तरह से, अनभिज्ञ है, अज्ञ है, अज्ञात है, अज्ञेय है, सर्वज्ञ है। सबसे आसान सर्वज्ञ है सर। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ कहा जाता है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, और एक शब्द और हम पढ़ते हैं दोस्तों, बहुज्ञ। क्या पढ़ते हैं? एक शब्द और पढ़ते हैं, बहुज्ञ। बहुज्ञ का मतलब होता है जो
बहुत कुछ जानता हो। देखिए, सब कुछ जानना और बहुत कुछ जानने में अंतर होता है, ठीक है। तो याद रखिए, जैसे मैंने कहा हिंदी में आप सर्वज्ञ हो, मतलब सब कुछ जानते हो। बहुज्ञ मतलब हिंदी का बहुत सारा चीज आप जानते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो बहुत कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? बहुज्ञ। एक शब्द और आता है दोस्तों, अल्पज्ञ। क्या आता है दोस्तों? एक शब्द और आता है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? ठीक है, अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कम, अल्प माने होता है कम, ठीक है, जो कम जानता हो। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। अनभिज्ञ किसे कहते हैं? अनभिज्ञ कहा जाता है जो किसी एक बात को भी न जानता हो। जो किसी एक बात को भी न जानता हो वो अनभिज्ञ होता है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, मान लीजिए कोई बंगाली पढ़ता है, ठीक है, बंगाल का रहने वाला है, अब उसे हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने कन्नड़ व्याकरण कभी पढ़ा क्या? आपने तमिल व्याकरण कभी पढ़ा क्या? आप कहेंगे सर मुझे, मतलब हम कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, हम अनभिज्ञ हैं सर, हम उस विषय से क्या है? अनभिज्ञ हैं। मैं कहूं कि आपको लैटिन भाषा आता है क्या? आप कहें सर हम तो कभी लैटिन भाषा देखे ही नहीं, ठीक है, हम अनभिज्ञ हैं। क्या है? अनभिज्ञ। याद रखेगा, कब? जो किसी एक बात को भी न जानता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? अनभिज्ञ, ठीक है। और अज्ञ किसे कहते हैं? जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, अज्ञ कहते हैं। इसी अज्ञ से दोस्तों एक शब्द बनता है अज्ञानी। आप कहते हैं ना तुम घोर अज्ञानी हो, ठीक है, वो घोर अज्ञानी, वो कुछ नहीं जानता, उसे संसार के बारे में कुछ नहीं पता है, वो अज्ञानी है। अज्ञ माने क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, जो कुछ नहीं जानता। कुछ मतलब किसी पर्टिकुलर विषय क्षेत्र की बात नहीं हो रही है, वो मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता, उसे ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा। चलिए आप देखिए, अज्ञात किसे कहते हैं दोस्तों? एक शब्द आ गया अज्ञात, ठीक है। अज्ञात कहा जाता है जिसका पता ना हो। अज्ञात किसे कहते हैं? जिसका पता न हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे अज्ञात कहा जाता है। जिसका पता ना हो उसे अज्ञात कहा जाता है। एक शब्द और दे दिया दोस्तों, अज्ञेय। ये नया शब्द आ गया, हो सकता है आप परेशान हो जाए। तो अज्ञेय कहा जाता है जो जाना ना जा सके, जो जाना न जा सके। जो जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अज्ञेय कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। तो चीजों को समझिए और याद रखिए, ठीक है। एकदम शानदार सा सवाल है दोस्तों, शानदार सा सेशन है, मजा आ जाएगा पढ़ करके, क्योंकि वो चैप्टर है दोस्तों हिंदी का जो पूरी यूट्यूब पे आप सर्च करेगा कहीं आपको नहीं मिलेगा, जनरली किताबों में भी नहीं मिलेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस तरह के चीजों पर रिसर्च करना पड़ता है। किताब जब आपके पास होगी, पढ़ेंगे मन लगा करके, तब आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेगा, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अभिमान और अहंकार में अंतर आपको बताना, फिर गर्व का मतलब भी बताना है, गौरव भी बताना और घमंड भी बताना है। ये सभी शब्द दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी भी हैं। कभी कभी पर्यायवाची के तौर पर आप अभिमान, अहंकार, गर्व इन सब को पढ़ते होंगे। क्यों? क्योंकि यह एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं, एक दूसरे के समानार्थी भी हैं। लेकिन आज आप पहली बार यह जानने जा रहे हो कि अभिमान और अहंकार, गर्व, गौरव और घमंड में अंतर क्या होता है, ऐसा आप पहली बार जानने जा रहे हो, ठीक है। अभिमान किसे कहते हैं? अभिमान कहा जाता है दोस्तों अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना। जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है, यानी जान लो उसको अभिमान हो गया है, ठीक है। भाई आप हर किसी से बड़े कैसे हो सकते हैं? आपके अंदर भाव भी होना चाहिए ना, छोटा होने का भी भाव होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट करने का भाव होना चाहिए, ग्रहण करने का भाव होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर क्या मतलब? क्योंकि एक अच्छी सी शायरी आपको सुना दूं मैं, ठीक है। एक अच्छी शायरी देखिए, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। अकड़ यानी अकड़न, अकड़न तो खास मुर्दे की पहचान है, झुकता वही है जो जिंदा इंसान है कि नहीं? भाई मुर्दे थोड़े झुक पाएंगे, मुर्दे तो अकड़ के टाइट रहते हैं। तो आपके अंदर अगर अकड़न है, आप झुक नहीं सकते, आप किसी की बात को स्वीकार नहीं कर सकते, आप किसी की बात को सुन नहीं सकते, आप एक अच्छे श्रोता के साथ साथ
अच्छे वक्ता ना हो तो फिर चीजें बेकार है। तो याद रखेगा, अभिमान का तात्पर्य क्या है? अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना। ठीक है, बड़ा समझना नहीं, बड़ा समझने का घमंड यहां लिखिए, बड़ा समझने का घमंड। अब ये लाइन पूरा होगा, क्योंकि घमंड रहना भी तो जरूरी है, तभी तो अभिमान होगा, तभी तो अभिमान होगा। दूसरा शब्द लिख रहा दोस्तों, अहंकार। आप कहते हैं रावण को अहंकार हो गया था, अभिमान भी था, अहंकार भी था। अभिमान किस लिए था? क्योंकि वो मानता था कि हमसे बड़ा पंडित दुनिया में कोई है नहीं, वो अपने आप को सबसे बड़ा पंडित मानता था। ठीक है, और अहंकार का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति को झूठा घमंड हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? जब व्यक्ति को क्या हो जाए? झूठा घमंड हो जाए, तो याद रखेगा उसे क्या कहा जाता है? उसे अहंकार कहा जाता है। तो झूठा घमंड भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अरे हम बहुत देखे हैं टीचर, ठीक है, हिंदी हमसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं इस तरह के घमंड नहीं करता। मैं आपसे कहता हूं कि बच्चों, ये आपके लिए बहुत अच्छी किताब, आप परचेज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं यही कहता हूं ना, मैंने कभी किसी की बुराई किया या झूठा घमंड दिखाया तो झूठा घमंड अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर झूठा घमंड हो गया यानी उसके अंदर अहंकार हो गया है, अहम की भावना आ गई, मैं की भावना आ गई। और आप तो सुने होंगे, ठीक है, कि जहां मैं था वहां हरि नाई, जहां हरि है वहां मैं नाई, ऐसे करके एक अच्छा सा श्लोक भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कि कोई बच्चा अगर याद दिलाए तो मैं बता दूं, कोई बच्चा अगर याद दिलाए इस लाइन को, बड़ा अच्छा सा लाइन है दोस्तों, ये जो है, अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कई बार पढ़ा है, कोई बच्चा है जो इसको याद दिला सकता है? ठीक है, कोई एक बच्चा एक लाइन बोलेंगे तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, बस लाइन नहीं याद आ रहा है। ठीक है, गर्व, गर्व का अपने से बढ़ करके दूसरों को समझने वाला, गर्व अपने से बढ़ करके दूसरों को समझने वाला नहीं, गर्व कर सकते हैं आत्मसम्मान सहित अभिमान को। आत्म, एकदम शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आत्म सम्मान सहित अभिमान को क्या कहा जाता दोस्तों? याद रखिएगा, ऐसा अभिमान आपके अंदर है, ठीक है, लेकिन क्या? आत्मसम्मान, आत्मसम्मान भी है। ठीक है, जैसे आप अधिकारी बन के चले गए, ठीक है, जैसे आप अधिकारी बन के चले गए तो आपके पिताजी को आप पर क्या होगा? गर्व होगा। घमंड यानी घमंड में छाती चौड़ा होगा, लेकिन वो वाला घमंड नहीं होगा कि उनके अंदर अहंग आ जाएगा, वो वाला अहंग नहीं। ठीक है, उनके अंदर क्या होगा? आत्मसम्मान सहित दोस्तों उनके अंदर अभिमान आएगा, और उसी को हम गर्व कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? गर्व। ठीक है, जब हरि थे तब मैं, जब हरि थे तब मैं नहीं। ठीक है, बाल गोविंद जी ने याद दिलाया, जब हरि थे तब मैं नहीं, अब हरि है मैं ना है। ठीक है, जब हरि थे तब मैं नहीं, यानी जब हरि यानी भगवान थे तब मेरे अंदर अहंकार नहीं था। जब हरि थे तब मैं नहीं, यानी अपने अंदर अहंकार नहीं था। अब हरि नहीं, अब हरि नहीं मैं, अब हरि है मैं ना, यानी जब हरि नहीं थे तब अहंकार था, अब हरि आ गए हैं तो हमारे अंदर से अहंकार दूर हो गया है। ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, चलिए गौरव का मतलब बताइए दोस्तों, गौरव का तात्पर्य क्या हो जाएगा? गौरव कहा जाता है अपने उचित कार्य या गुण, अपने उचित कार्य या गुण पर श्रेष्ठता का भाव। किसका भाव? श्रेष्ठता का भाव क्या कहलाता दोस्तों? गौरव कहलाता है। जैसे आपने कुछ किया, देश के लिए कुछ बना, अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया यानी अपने उचित कार्य या गुण पर आपके अंदर जो श्रेष्ठता का भाव आया, वही आपने गौरव दिखाया। ठीक है, आप कहते हैं भाई आप हमारे समाज के लिए गौरव हैं। गौरव मतलब लोग आपको देख के आगे बढ़े, लोग आपके चरित्र को फॉलो करें, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, आपको एक चीज बताऊं, अच्छी सी बात बताऊं, अभी ये सारी बातें आई गई, पहले घमंड की बात कर लेते हैं, फिर हम दूसरी, क्योंकि घमंड यहां भी आया, घमंड यहां भी आया। तो सर घमंड का तात्पर्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, घमंड का तात्पर्य होता है, एक शब्द यहां लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्रत्येक स्थिति में। शब्द यहां लिखिएगा, प्रत्येक स्थिति में। जो घमंडी व्यक्ति होता है ना, वो हर एक स्थिति में अपने को ही बड़ा समझना। हर स्थिति में, नहीं कि एक दो स्थिति की बात हो रही है, प्रत्येक स्थिति में जो अपने को बड़ा एवं, इसको हटाइए, फिर से लिखिए, बड़ा एवं दूसरों को हीन समझना। ठीक है, चलो अपने को तो बड़ा समझ रहे हो, वो तो चलता है कि तुम्हारे अंदर अभिमान है क्योंकि आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, लेकिन दूसरे को जो हीन समझ रहे हो ना, अब आप घमंडी हो गए हो। ठीक है, जब तक अपने को बड़ा समझ रहे थे तब तक तो अभिमानी थे,
अब दूसरे को हीन समझने लगे हो, नीच समझने लगे हो, तब तुम क्या हो गए हो, याद रखेगा, अब तुम घमंडी भी हो गए हो। चलिए एक अच्छा सा मैं यहां चीज सुनाता हूं आपको, जो शायद आपको कुछ सीखने में मदद करेगी। ठीक है, ये लाइनें मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं ये रामायण से। मैं आपसे पूछूं कि राम और रावण में जो एक अंतर आपको बताने चल रहा हूं वो जरा सुनिएगा। राम और रावण में आप मुझे बताइए उम्र में कौन बड़ा था, राम बड़े थे कि रावण बड़ा था? उम्र में कौन बड़ा था? आप कहेंगे सर रावण बड़ा था। ठीक है, अच्छा एक बताइए विद्या में कौन बड़ा था, किसके पास सबसे ज्यादा विद्या थी? कहेंगे सर रावण के पास विद्या थी। भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन था, राम जी थे बड़े भक्त या रावण थे? सर ऐसे तो भगवान ही थे। नहीं, मैं भक्त की बात कर रहा हूं, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं भक्त की बात कर रहा हूं कि राम और रावण में सबसे बड़ा भक्त कौन था? आप कहेंगे सर रावण था। क्यों? अरे रावण जो व्यक्ति है वो भक्त है जो भगवान शिव को अपने शीश को काट के, अपने सर को काट करके चढ़ा देता था, समर्पित कर देता था। क्या इतना कलेजा भी किसी भक्त में है? नहीं होगा, यानी वहां भी रावण बड़ा हो गया। ठीक है, मैं आपको ये गिना रहा हूं कि रावण कहां कहां बड़ा है। रावण उम्र में बड़ा है, रावण विद्या में बड़ा है, रावण बड़ा भक्त है भगवान का, बताइए है कि नहीं? रावण धन में बड़ा है, रावण साम्राज्य में बड़ा है। भगवान रामचंद्र के पिताजी दशरथ का जितना बड़ा राजपाट था उससे कई गुना ज्यादा राजपाट किसके पास था? रावण के पास था। रावण धन दौलत में भी बड़ा है, जितना धन अयोध्या में था उससे सोने की लंका ही थी, बताइए, तो वहां पे भी रावण बड़ा था। ठीक है, हर जगह रावण बड़ा था, तो रावण हार कैसे गया? रावण मारा क्यों गया? सब चीज में अगर रावण बड़ा था, ऐसे आप कंपेयर करेंगे बहुत कुछ मिलेगा, विद्या में, धनुर्विद्या, हर चीज में मिलेगा रावण। ठीक है, अरे भाई ऐसे ही थोड़ा था कि पूरी दुनिया को हरा के बैठा था, सबको हरा के बैठा था। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है उसके अंदर पावर था, विद्या थी, सब चीजें थी। दुनिया का महापंडित उसे कहा जाता है, महाज्ञानी कहा जाता है उसके जैसा पंडित आज तक नहीं पैदा हुआ। ये सारी बातें आप जानते हैं। तो एक बात बताइए, फिर रावण के अंदर क्या था? ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रावण घमंडी था, रावण घमंडी था। मैं आपको बताऊं, घमंडी छोड़िए, सिर्फ एक चीज ऐसी थी रावण के अंदर जिसके वजह से रावण का विनाश हो गया, और वो था रावण का चरित्र। क्या था वो? एक चीज ने रावण के संपूर्ण जीवन में कमाई गई विद्या, धनुर्विद्या, धन दौलत, साम्राज्य, उसकी उम्र, अवस्था, सारी चीजों का सत्यानाश हो गया। वो क्या था? चरित्र। क्यों? क्योंकि रावण का चरित्र अच्छा नहीं था। चरित्र अच्छा होता तो माता सीता का हरण क्यों करता? क्यों करता बताइए? इस तरह के कुकर्म क्यों करता? नहीं करता। तो उसका चरित्र नहीं अच्छा था। और राम जीत किस लिए गए? क्योंकि राम का चरित्र अच्छा था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रामचरितमानस। क्या लिखते हैं? यानी एक ऐसी किताब, एक ऐसी पुस्तिका जिसमें राम के चरित्र का वर्णन है। उस किताब में और कुछ नहीं बताया गया, उस किताब में राम के चरित्र को दिखाया गया है कि उनके चरित्र को आप जो है अपने अंदर चरितार्थ करिए, उसको एक्सेप्ट करिए, जो उन्होंने किया, जैसा जीवन जिया उसको आप एक्सेप्ट करिए। समझ रहे हैं? तो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, कैलाश पर्वत को उठाया था। खैर बात की बातें हैं, हो सकता है ज्यादा धार्मिक बातें करेंगे तो भाई कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, बात की लोग बात भी बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा है दोस्तों अनुपम। बताइए मुझे अनुपम अद्वितीय में क्या अंतर है? बाकी नीचे के तीन तो अलग हैं, मुझे आप बताइए अनुपम और अद्वितीय में क्या अंतर है? देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इस तरह तो बहुत पढ़ते हैं। अब उसी द्वितीय के आगे अ लग गया, यानी नकारात्मक बना दिया। तो याद रखें दोस्तों, अद्वितीय का तात्पर्य किससे होता है? सिंपल सी बात है, अद्वितीय का तात्पर्य होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। अद्वितीय मतलब क्या हो जाता है? जिसके समान कोई दूसरा न हो। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अद्वितीय कहते हैं। भाई वो तो अद्वितीय थे, उनके समान कोई, जैसे राम के समान ही कोई दूसरा नहीं हुआ, वो अद्वितीय थे। और रावण भी अद्वितीय है। ठीक है, क्योंकि उसके समान कोई पंडित भी नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा अद्वितीय। अनुपम किसे कहते हैं दोस्तों? अनुपम कहते हैं दोस्तों जिसकी तुलना नहीं हो सकती। दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, अनुपम किसे कहते हैं? जिसकी तुलना नहीं हो सकती है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अनुपम। तो याद रखेगा बच्चों,
के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अनुपम, अद्वितीय, सभी इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि किस शब्द के मायने क्या होते हैं। आज के बाद आप याद रखेगा, अनुपम का तात्पर्य होता है जिसकी तुलना न की जा सके, अद्वितीय का तात्पर्य होता है जिसके समान कोई दूसरा न हो। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, आराधना और उपासना में क्या अंतर है? सर ये आपने ऐसा सवाल पूछ दिया ना कि हम परेशान हो जाएंगे। सर अगर रावण का चरित्र अच्छा नहीं रहता तो रावण सीता का जबरन हरण करके ले गया तो उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, तब कैसे चरित्रहीन हुआ? बहुत बढ़िया अर्जुन जी ने सवाल पूछा। ठीक है, रावण को पता था, ऐसा नहीं कि रावण ने सीता को छूने का प्रयास नहीं किया। जब उसने सीता का हरण किया, माता सीता का हरण किया, तो आपने सुना होगा कि उसको पता था कि पंडित था, महाज्ञानी था, उसको पता है ये सीता कोई आम नारी नहीं है जिसको हम हरण करके ले जा रहे हैं, ये आदि शक्ति देवी का प्रतीक रूप है। ठीक है, और उन्हें पता था कि इनके साथ, उनके चरित्र के साथ कुछ खिलवाड़ करना, रावण वहीं समाप्त हो जाता। ये पूरा राम को लीला रचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, तो याद रखेगा उसको पता था ये कौन है, इसलिए दोस्तों रावण ने उनके साथ कोई बर्ताव नहीं किया। लेकिन अच्छा, ये बर्ताव बहुत अच्छा किया क्या कि पति को पत्नी से अलग कर दिया? ये बहुत अच्छा बर्ताव किया। या उनको ले जाकर के अशोक वाटिका में रख दिया, ये बहुत अच्छा बर्ताव किया क्या? ये भी तो अच्छा बर्ताव नहीं है कि नहीं? तो आप चीजों को समझिए, चीजों को तोड़ते मरोड़ते नहीं है, चीजों को सही तरीके से देखने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पूजा, आराधना और उपासना में दोस्तों क्या अंतर है बताना है। तो याद रखेगा, पूजा किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा जो समझा रहा हूं आपको। ठीक है, वस्तुओं के बिना किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती। पूजा में याद रखेगा वस्तुओं के बिना, ठीक है, भाव से, बिना अलग है, यहां भाव अलग है। ठीक है, भाव से ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना। ठीक है, ईश्वर की प्रार्थना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं पूजा। पूजा के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको भगवान की पूजा करनी है तो सामान उमान मत ले जाइए, हाँ हम फूल ले जाएंगे, हम गंगा जल ले जाएंगे, हम अगरबत्ती ले जाएंगे, हम कपूर ले जाएंगे तब पूजा होगी। नहीं, भाव से पूजा होती भाई, पूजा भाव से होती है। और आज अंतिम में कहानी आपको और सुनाऊंगा और वो कहानी सुनकर के आप मस्त हो जाएंगे। ठीक है, और उसी के बाद आज की क्लास हम समाप्त भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो याद रखेगा वस्तुओं के बिना, याद रखेगा भाव से ईश्वर की प्रार्थना को क्या कहते हैं? पूजा कहते हैं। ठीक है, आराधना किसे कहते हैं? आराधना याद रखेगा हमेशा अपने इष्ट देव के लिए किया जाता है। याद रखेगा मनोकामना पूर्ण करने के लिए, ठीक है, आपने भगवान से कोई मनोकामना किया, मांगा, ठीक है, तो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, ठीक है, इष्ट देव की पूजा जो होती है, इष्ट देव की पूजा। अब कई सारे बच्चे पूछेंगे सर इष्ट देव क्या होते हैं? इष्ट देव मतलब जैसे आपका कोई फेवरेट हीरो होगा, कोई हीरोइन होगी, ऐसे हर व्यक्ति के कोई फेवरेट भगवान भी होते हैं। हाँ यार, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, हम राम जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम बजरंगबली को मानते हैं, हम गणेश जी को मानते हैं, हम साईं को मानते हैं। ऐसे अलग अलग लोग जो है अलग अलग लोगों के क्या होते हैं? फेवरेट होते हैं। तो याद रखेगा जब आप अपने इष्ट देव की पूजा अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? आराधना कहते हैं। पूजा और आराधना में अंतर होता है, आप इसे याद रखिए। तीसरा शब्द उपासना। उपासना किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा इष्ट देव की प्रार्थना, इष्ट देव की प्रार्थना। अब आप कहेंगे सर ये बताइए कि ये आराधना और उपासना में अंतर क्या हुआ? अरे जैसे आप रोज अपने इष्ट देव को याद करते हैं, हे भगवान आज का दिन अच्छा हो, लेकिन आप कुछ मांगते थोड़े हैं। मनोकामना एक बार पूरा मांगा जाता है कि हे भगवान हमारी ये कामना पूर्ण कर दीजिए, तो हम ऐसा करेंगे, बदल जाएंगे। कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है भगवान को, ठीक है, मनुष्यों के द्वारा। और मनुष्य भी ऐसा है कि लालच भी किसको देता है? भगवान को देता है कि नहीं? लालच भी भगवान को देता है। चलिए, तो आप मतलब समझ गए होंगे। मैं एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूं दोस्तों जो कि पूजा से संबंधित है। एक बार की बात है, एक मंदिर था, ठीक है, उस मंदिर में पुजारी 4 बजे जाते थे और मंदिर की बढ़िया से साफ सफाई करते थे, भगवान की मूर्तियों को नहलाते थे खूब बढ़िया से, और उसे करते करते पूरा घंटे 2 घंटे का समय लगता था। पुजारी का नित्य क्रिया यही था, प्रतिदिन पुजारी यही काम करता था। एक छोटा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा था, वो भी सुबह जो है जाता था, उसके घर के पास में मंदिर था, वो भी सुबह उठ जाता था, सुबह वो बच्चा भी मंदिर जाता था। तो जब तक पुजारी ये सारे काम करते थे, साफ सफाई करना और उसके बाद भगवान को नहलाना धुलाना, उनको चंदन अगरबत्ती धूप दिखाना, फिर पूजा पाठ करना, ये जब पुजारी करते थे, ये सब करते करते उन्हें 2 घंटे 3 घंटे बीतते थे।
उसमें जब भी ये बच्चा पहुंच जाता था, ये बच्चा भी भगवान के मंदिर के पास बैठ करके कुछ गुनगुनाता था। इधर पुजारी अपनी कंठी लेके गुनगुना रहे होते हैं भगवान को, ठीक है, अपनी भाषा में, ठीक है, और इधर बच्चा भी गुनगुना तो हो रहा था। ऐसे करते करते हफ्ते 10 दिन बीत गए। जब हफ्ते 10 दिन बीत गए तो एक दिन पुजारी ने बच्चे से पूछा कि बाबू ये बताओ तुम कितने क्लास में पढ़ते हो? तो बच्चा ने कहा कि गुरुजी अभी मतलब पढ़ते नहीं हैं, अभी स्कूल जा रहे हैं, हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं। कक्षा 1 में पढ़ता विद्यार्थी, ठीक है। कहें बताओ हम तो सुबह सुबह आते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, उनको जो है पूजा अर्चना करते हैं, फिर हम तो जो श्लोक पढ़ते हैं, तमाम चीज़ें वेद पुराण पढ़ते हैं और भगवान को जो प्रसन्न करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये तुम क्या करते हो? कहें पंडित जी, बच्चे ने कहा, देखिए भाव की बात बता रहा हूँ यहाँ पे। बच्चे ने कहा कि पंडित जी देखिए हमको तो आपके इतना वेद पुराण आता नहीं है और हम आपकी तरह तो श्लोक वगैरह भी नहीं जानते हैं, तो कहें फिर तुम पढ़ते क्या हो? तो उसने कहा कि पंडित जी हमको अ से लेके अ तक हिंदी आती है और क से लेके ज्ञ तक आता है। हम इसी को अ से लेके अ तक पढ़ते हैं और क से लेके ज्ञ तक पढ़ते हैं और भगवान से कह देते हैं कि भगवान जी आपको जैसा भी श्लोक चाहिए ना इसी में से बना लीजिए अपना। आपको जैसा भी श्लोक चाहिए आप इन्हीं अक्षरों में से, इन्हीं वर्डों में से उन श्लोक का निर्माण कर लीजिए अपने लिए, जो भी आपको श्लोक चाहिए। तो आप बताइए, यहां भाव वाली बात है, ठीक है। उस बच्चे को आता कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी भाव कितना अच्छा है कि नहीं? उसके लिए उसे किसी श्लोक की, किसी पूजा अर्चना, धूप बत्ती अगरबत्ती, भगवान को नहलाने धुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान उतने मात्र से ही प्रसन्न हो जाएंगे। बात आई समझ में? चलिए खैर, ये सब बातें हैं, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, क्लास में कभी मैं डिस्कस नहीं करता लेकिन मुझे लगता है कि अब करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग दोस्तों आजकल खूब शॉर्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं। कभी मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी अपना शॉर्ट्स बनाऊं, फिर वही लगता है यार कि खुद से खुद का शॉर्ट्स बनाओ, ये समझ में नहीं आता, ठीक है। आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप लोग शॉर्ट्स बना सकते हैं, और बनाने के बाद अगर कुछ लोग इच्छुक हैं तो प्लीज एक बार मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड तो हूं बट मैं जो है कहीं बना नहीं पाता। तो अगर आप चाहें तो शॉर्ट्स बनाइए। मैं आपको जो ऑफिस का एक नंबर दे रहा हूं, आप कुछ शॉर्ट्स व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि मैं भी देखूं कि आप कैसे शॉर्ट्स बनाए, ठीक है। तो एक नंबर नोट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर 7007734525। जैसे आप हिंदी की क्लास देखते हैं, हिंदी की क्लास के दौरान दोस्तों बहुत सारी इस तरह से मैं बातें बताता हूं कि आप उनका शॉर्ट्स बनाकर इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं क्या? अगर आप मैसेज करें तो कुछ मैं मतलब और कुछ प्लान करने का सोच रहा हूं, बट अब 2-4-10 मैसेज अगर आए तो मैं कुछ प्लान करता हूं, ठीक है। खैर चलिए, आज की बात यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं हमारे स्टडी 91 प्लेटफॉर्म से, ठीक है। ये वो क्लासेज हैं दोस्तों जो आपको यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दी गई हैं। ये आपको हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट मिलता है, जबकि ये किताब सीधे आपके घर तक जाती है, ठीक है। तो आप इस किताब को भी परचेज कर लीजिए, इसके माध्यम से तैयारी करेंगे तो तैयारी करने में और मजा आएगा, ठीक है। रेखा सिस्टर रामायण पढ़ लो तब पता चल जाएगा। आलोक राय जी, चलिए अच्छा है सब कुछ। आज की क्लास समाप्त किया जाए। रामायण रचनी थी, रच गई, अब बात खत्म करो। अंजलि राठौर जी, ठीक है, रचनी थी, रच गई। कभी कभी तो धर्म कर्म की बातें होती हैं तो इसीलिए मैं देखिए बात नहीं करता। बहुत लोगों को पसंद आता है और बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।